एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला बाय इंजीनियर्स। इस कोर्स में हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक एक प्रिसाइज नोट्स के थ्रू समरी बताएंगे आप लोग को। और लक्ष्मीकांत बुक के सारे चैप्टर्स ग्रेजुअली कवर करेंगे। और अभी के लिए फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे और इस नोट्स के थ्रू आप ईज़िली वे में छोटा से छोटा वीडियो रहेगा। इसका ये फ़ायदा रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। तो स्टार्ट कर दे फेडरल सिस्टम। और वीडियो को लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो देखने के लिए कंटिन्यूटी बनाए रखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है कि जो भी मेरा जो गवर्नमेंट है जो उसमें दो टायर्स ऑफ सिस्टम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें डिवीज़न ऑफ पावर्स होते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट में क्या क्या यूनिटरी गवर्नमेंट भी होते हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। जो यूनिटरी में है सारा पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास होते हैं, लेकिन फेडरल में क्या होता है कि पावर्स डिवाइड होते हैं नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशंस में भी प्रोविजंस दिए हुए हैं इसके मेंशन्ड है कि ये फेडरल में पावर्स डिवाइड होंगे। तो देख सकते हैं जैसे यूनिटरी सिस्टम में कौन कौन से कंट्री अपनाए हुए हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। और जबकि फेडरल सिस्टम यूएस में हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया और ब्राज़ील। और इवन अपना कंट्री तो है ही जो इंडिया है, जिसको आप क्वासी फेडरल भी बोल सकते हो। जो मोर पावरफुल इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो डोमिनेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के भी ऊपर। तो ज़्यादा स्टेट लिस्ट के भी कुछ सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, उसमें भी डोमिनेंट होते हैं। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, आगे पढ़ेंगे। तो फेडरेशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? वो फेडरेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फोइडस से डिवाइड हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। और फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलिट्री वीक बैकवर्ड स्टेट्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म यूनियन यूएसए। जैसे यूएसए में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट जो अपने इंडिपेंडेंट थे वो मिलके एक यूनाइटेड एक बड़ा जो कंट्री बनाया। यूनाइटेड नाम में ही है यूनाइटेड, तो देख सकते हो। तो इससे इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। वही डिसइंटीग्रेशन का मतलब है बिग यूनिटरी स्टेट्स कन्वर्टेड। मतलब बहुत सारे यूनिटरी स्टेट्स जो बड़ा यूनिटरी स्टेट्स जो उसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे जो एक ही नेशंस है उसमें जो पावर्स का डिवीजन है, पावर शेयरिंग है, जो उसमें डिसइंटीग्रेशन उसको बोलेंगे। जैसे कि कनाडा में देखा गया। इंडिया कौन सा एडोप्ट किया गया? फेडरलिज्म एडोप्ट किया गया है। और इस क्यों एडोप्ट किया आप जानते ही हो। लार्ज साइज ऑफ द कंट्री है, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है। तो इफेक्टिव गवर्नमेंट्स भी होना चाहिए एज वेल एज नेशनल यूनिटी विथ रीजनल ऑटोनॉमी। इफेक्टिव गवर्नमेंट्स चलाने के लिए फिर नेशनल की यूनिटी होनी चाहिए और रीजनल ऑटोनॉमी तो ऑटोनॉमी को कंटेन करने के लिए। तो इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स लाइक यूएसए। जो इंडियन फेडरेशन है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है। जैसे यूएसए में जो एग्रीमेंट बना था, बहुत सारे स्टेट्स को मिलके एक बिगर कंट्रीज बनाया था, एक बिगर कंट्रीज बनाया था लाइक यूएसए। स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम फेडरेशन। जो स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो जाए। तो अपना जो इंडिया का जो मॉडल है फेडरल का, वो बेस्ड ऑन कनाडियन मॉडल है, कनाडियन का मॉडल से है। लेकिन जबकि कुछ डिफरेंट भी है वहाँ पे। कनाडा में क्या था, डिसइंटीग्रेशन का था, जो फॉर्मेशन था स्टेट्स का, एक यूनियन के ही अंदर पावर शेयरिंग थे। तो डिसइंटीग्रेशन देखा गया, प्रेफरेंसेस ऑफ द टर्म यूनियन। और वहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी है, मतलब बस सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिला है, मतलब यूनियन को ज़्यादा पावर मिला है। तो लेकिन मॉडल तो उस पर बेस्ड है अपना गवर्नमेंट का, इंडिया का। फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि तो देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आई एम सुप्रीम। और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अपना? एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे अमेंड करना मुश्किल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि इतना मत सोचो मेरे बारे में, इतना मत सोचो, मुझे अमेंड करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और वो सुप्रीम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इतना आसान नहीं है अमेंड करना।
तो और से वैसे भी देखा गया कि फेडरल सिस्टम जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से अमेंडमेंट के लिए स्टेट्स के भी रेटिफिकेशन चाहिए होते हैं, और स्पेशल मेजोरिटी तो होते ही है। 50% ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन, मतलब टोटल 28 स्टेट हो गए, तो उसके 50% 14 हो गए, उसका जो रेटिफिकेशन मिलने के बाद ही फिर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास होना चाहिए, तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ अमेंड कर सकते हैं। फेडरल फीचर्स में तो कुछ अमेंड ऐसे नहीं किया जा सकता है, बेसिक फीचर्स है। तो डिवीज़न ऑफ पावर देखते हैं। डिवीज़न ऑफ पावर में कौन कौन से आते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसमें जो हमारा जो क्या है ना कि जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो 7 शेड्यूल में मेंशन्ड है, जो जैसे कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स बस यूनियन लिस्ट पे ही लॉज बना सकती है, उसके पास इतना ही पावर है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों ज्वाइंटली मिलके बना सकते हैं लॉ। फिर स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू पावर टू मेक लॉज। तो सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन आता है, यूनियन लिस्ट में डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस। तो डिफेंस से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग से हो गया, मतलब ये डिफेंस से तो सब बड़े बिग लेवल पे आता है डिफेंस। बैंकिंग हो गया, करेंसी, अगर जैसे देखे थे डेमोनेटाइजेशन के टाइम में 500 का नोट था जो मोदी जी बोले थे इट इज़ नॉट द लीगल टेंडर, तो नए करेंसी लाए थे। तो ये सब यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो यूनियन लिस्ट पे कौन बना सकते हैं लॉ, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंट होंगे। तो एडुकेशन है कॉन्करेंट लिस्ट में, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, मैरिज है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है। और स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा है, पुलिस हो गया, जो पुलिस के बारे में तो जान ही रहे, आजकल इतना दिख रहा है पुलिस ही पुलिस है। ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशंस, तो ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो हमारे यहाँ का जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज़ लॉ बनाया जाता है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनली कुछ, तो उसका एग्जामिन कर सकते हैं, वो स्क्रैच कर सकते हैं वो। तो ये जुडिशरी का इंडिपेंडेंट जुडिशरी है अपने यहाँ का देखा जाए तो। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये तो ब्रिटिश टाइम से ही देखा जा रहा है कि वो लोग जो लोअर हाउस, अपर हाउस, तो लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा और अपर हाउस को राज्यसभा। और अपर हाउस में रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो अपर हाउस जो राज्यसभा है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। और लोकसभा पीपल को ऑफ द इंडिया एज ए होल, रिप्रेजेंट्स द पीपल इंडिया एज ए होल, तो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब देखते हैं। जैसे यूनियन फीचर्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सेंटर होता है। तो उसमें यूनियन लिस्ट कंटेंट्स मोर सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट कंटेंट करते हैं। यूनियन लिस्ट कंटेंट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के पास होता है। सेंटर हैज़ ओवर राइडिंग पावर्स इन लिस्ट 3, सेंटर के पास ओवर राइडिंग पावर होता है स्टेट पे। रेसिड्यूअरी पावर भी द सेंटर, बाकी जो बचे कुछ जो मेंशन नहीं है तीनों लिस्ट में, वो भी रेसिड्यूअरी पावर जो सेंटर ही के हक में आता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, तो स्टेट क्या है कि इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं है। स्टेट देखिए, अच्छा चलता हूँ मैं, दुआ में याद रखना, मतलब किसी को भी ये छोड़ के स्टेट्स नॉट सेसिड फ्रॉम द फेडरेशंस, तो वही बात है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिगिड तो है ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जहाँ पे जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या फीचर्स है वो देख रहे हैं। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस हिसाब से मतलब पावर शेयरिंग तो होता ही है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक्स बनाने, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए किया जाता है। फ्लेक्सिबल तो है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, जो जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। तो प्रेसिडेंशियल रूल लगने का इसका मतलब जब प्रेसिडेंशियल रूल जाता है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होता है, उसमें सेंट्रल के पास सारा पावर होता है। और फिर सिंगल सिटीजनशिप, अब हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार हो गया, यूपी है, तो सबका अलग अलग सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। बिहार में जाने के लिए वहाँ का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशंस, मतलब कोई स्टेट रिप्रेजेंटेशन का कोई इक्वलिटी नहीं होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IFS, IRS, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है।
इसका सारा देख रेख सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, ऑडिटिंग से जो भी रिलेटेड काम हो गया। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, मतलब पार्लियामेंट्री का जो भी अथॉरिटी है स्टेट लिस्ट पे, वो प्रेसिडेंट के असेंट लेना पड़ता है उस पर स्टेट लिस्ट। तो मतलब वो जैसे कि इमरजेंसी प्रोविज़न पे तो सारा पावर तो सेंटर के पास ही चला जाता है, तो उस टाइम भी देख सकते हैं स्ट्रांग होता है हमारा सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, जो गवर्नर्स के अपॉइंट करने पे भी प्रेसिडेंट का एसेंट लेना, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, तो उस टाइम भी सेंटर ही स्ट्रांग होता है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, जो है इलेक्शन ऐसा नहीं है कि हमारा स्टेट का इलेक्शन अलग होगा और उसका इलेक्शन, तो कंडक्ट इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, बल्कि मतलब सारा जो इंटीग्रेटेड है, मतलब सारा लिंक्ड है। और वीटो ओवर स्टेट बिल, जो स्टेट के पास स्ट्रॉन्ग पावर होता है कि स्टेट बिल हो गया तो उस पर जो वीटो होता है, वीटो पावर प्रेसिडेंट का जो होता है वो देख सकते हैं। जो गवर्नर है तो गवर्नर का, अगर गवर्नर का असेंट नहीं दिया या फिर तो रिजर्व कर देते प्रेसिडेंट के लिए कोई भी बिल, तो वो आगे पढ़ेंगे वीटो वगैरह प्रेसिडेंट का और गवर्नर का यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, ड्यूल गवर्नमेंट है, दैट इज़ द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। ये हमारा एक ड्यूअल गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट आ गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट तो होता ही है। तो और वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटेन है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, सिंगल गवर्नमेंट है, दैट इज़ द नेशनल गवर्नमेंट, बस वो सेंट्रल बस स्ट्रांग होती है। और विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट्स, वो मन है तो रीजनल गवर्नमेंट्स क्रिएट कर सकती है, नहीं तो नहीं भी कर सकती है। और उसको पावर्स तो दिया है, सारा पावर स्ट्रांग सेंटर के पास ही होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटेन और नॉट भी रिटेन, तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में रिटेन है और अनरिटेन है ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में ऐसे ही विदाउट अनरिटेन है, पार्लियामेंट ही सब देख रेख करती है। तो ये रहा जैसे डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। जो फेडरल गवर्नमेंट में होता है डिवीजन ऑफ पावर्स होता है नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई ऐसा डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होता है। सारा पावर्स किसके पास वेस्टेड होता है, नेशनल गवर्नमेंट के पास। फेडरल गवर्नमेंट में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट भी सुप्रीम। जैसे जापान में सुप्रीम होती है, लेकिन ब्रिटेन में कोई सुप्रीमेसी नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है फेडरल गवर्नमेंट में, मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट, और वो स्कैट्स कर सकती है और एग्जामिन कर सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है दोनों का जो लॉ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या क्या है। और इसमें देखा जाता है जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट भी। यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और फेडरल गवर्नमेंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, लोअर हाउस और अपर हाउस देखे ही थे, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर में भी बाई कैमरलिज्म और यूनिक कैमरलिज्म, मतलब जैसे ब्रिटेन में है बाई कैमरलिज्म तो है, जबकि यूनिक कैमरलिज्म है चाइना में बस एक ही हाउस होते हैं। जैसे लोअर हाउस ही है तो सब में लोअर हाउस से ही जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं वो। वैसे इन एसआर बोमाई केस में देखिए 1994 में सुप्रीम कोर्ट रूल फेडरलिज्म इज एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑब्जर्व द स्टेट हैज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, दे आर नॉट सैटेलाइट्स और एजेंट्स ऑफ द सेंटर विद इन द स्फीयर अलॉटेड टू देम, द स्टेट्स आर सुप्रीम। मतलब एसआर बोमाई केस जो 1994 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, बताया था कि जो फेडरलिज्म है हमारा बेसिक फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको पता ही है कि बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकते जब, तो इसको अमेंड तो हम कर नहीं सकते हैं। और ये कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई एजेंट्स नहीं है सेंटर का जो इसको हम अमेंड कर सकते हैं। तो स्टेट क्या है हमारा, सुप्रीम है, तो सुप्रीम है, तो इस वजह से स्टेट लिस्ट में और सेंट्रल लिस्ट में अपने अपने पावर्स मिले हैं, तो अपने हिसाब से अपना अब क्रिटिकल एवोल्यूशन देख लीजिए। क्वासी फेडरल है, तो हमारा जो इससे पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर मिला हुआ है ना, तो वो डोमिनेंट हो गया। तो अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कॉन्करेंट लिस्ट पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या बहुत सारा मतलब बहुत कम पावर्स मिले हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और बहुत ज़्यादा रेसिड्यूरी पावर्स भी मिले हुए हैं, जो बचे कुछ पावर और अपना खुद तो पावर मिला ही हुआ है। प्लस कॉन्करेंट लिस्ट पे भी ज़्यादातर मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हस्तक्षेप होता है। इस वजह से हमारा मतलब एज ए मान लीजिए 70-30% का ये रेशियो होता है, तो इस वजह से हम ऐसे नहीं बोल सकते क्वासी फेडरल, मतलब सेमी फेडरल बोल सकते। क्वासी मतलब सेमी, तो सेमी फेडरल बोल सकते। डोमिनेंस ऑफ सेंटर इन फाइनेंशियल स्फेयर ग्रांट्स, वही बोल रहा है कि सेंटर का डोमिनेंस होता है फाइनेंशियल स्फेयर में,
और इमरजेंस पावरफुल अर्स्टवाइल प्लानिंग कम्बिनेशन विच कंट्रोल द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ स्टेट। जो भी इमरजेंस होता है, जो प्लानिंग कमीशन का, वो कंट्रोल करती है सेंट्रल मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ स्टेट के डेवलपमेंट में। तो ये सब है। तो हमारा फेडरलिज्म ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें और कमेंट करें, और नेक्स्ट चैप्टर किस के बारे में बनाए। तो समरी इस तरह से आपका जल्दी से कवर हो जाएगा, तो देखते रहिए।